जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। भारत ने अपने तेजस मार्क 2 प्रोग्राम को काफी तेजी से आगे बढ़ाना शुरू किया है और अब इस तेजस मार्क 2 में अपग्रेडेड उत्तम गैलियम बेस्ड आईएसआर रडार लगाया जाएगा, जिसका प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। यानी कि दोस्तों, ये जो अपग्रेडेड उत्तम रडार है वो अपने प्रोडक्शन फेज में एंटर कर चुका है और ये काफी बेहतर रडार होने वाला है, क्योंकि ये पुराने गैलियम आर्सेनाइड जिसे कि हम गैस कहते हैं उस रडार की तुलना में काफी पावरफुल है। इसमें 900 से ज्यादा ट्रांसमिट ऑब्लिक रिसीव मॉड्यूल्स हैं, जिससे फाइटर जेट की टारगेट को पहचानने और ट्रैक करने की क्षमता काफी बढ़ जाती है। और तेजस मार्क 2 का एक बड़ा नोज कोन है, जिसकी वजह से इसमें अधिक यानी कि ज्यादा टीआर मॉडल्स फिट किए जा सकते हैं। और इवन यहाँ पर दोस्तों जो गैलियम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे इस फाइटर जेट की इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से बेहतर सुरक्षा भी हो जाएगी। ये रडार 150 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर दुश्मनों के फाइटर जेट्स को पकड़ सकता है और एक साथ कई टारगेट्स को ट्रैक और अटैक कर सकता है। और डीआरडीओ ने अस्त्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स लिमिटेड को इस रडार को बनाने का ऑर्डर दिया है। वहीं दोस्तों भारतीय वायुसेना का जो डैरिन पैच, वहीं भारतीय वायुसेना का जागुआर डैरिन 3 ये 2035 के बाद भी ऑपरेट रहेगा। ये 2035 के बाद भी ऑपरेशनल रहेगा। एचएएल ने इस बारे में बड़ी जानकारी दी है। मतलब साफ है कि इस फाइटर जेट का लाइफ एक्सटेंशन प्रोग्राम शुरू किया गया है और इसमें नई टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया जा रहा है। और जागुआर डैरिन 3 में अभी तक कई अपग्रेड किए जा चुके हैं, जैसे कि ELM 2052 आईएसआर रडार इसमें लगाया गया है, जो कि एक आधुनिक आईएसआर रडार है, जिससे कि इसकी टारगेट डिटेक्शन और ट्रैकिंग की क्षमता काफी बढ़ गई है। साथ ही साथ दोस्तों इस फाइटर जेट में ASRAAM मिसाइल को इंटीग्रेट किया गया है, जो कि एक एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, जिससे कि इस फाइटर जेट की जो कॉम्बैट क्षमता है वो काफी बढ़ गई है। लेकिन यहाँ पर जो पुराने डैरिन 1 और डैरिन 2 हैं, इन्हें अपग्रेड नहीं किया गया है और ये 2028-29 के बीच रिटायर हो जाएंगे। यहाँ पर एक चीज तो मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, एचएएल को इतनी सफलता तो मिल चुकी है, इतनी महारत इन्होंने हासिल कर ली है कि ये पुराने विमानों की जो एज है उसे बढ़ा सकते हैं। हालांकि ये अच्छा काम है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द रीजन हमारे पास फाइटर जेट के स्क्वाड्रन्स कम है और चीजें और भी हैं दोस्तों जिन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते। पाकिस्तान को दोस्तों J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट मिलने वाला है और इसमें कोई दो राय नहीं है और बार बार मैं डिफेंस अपडेट में ही बता चुका हूं और खबरें भी इसको लेकर आती रहती है। अब यहाँ पर दोस्तों भारत के पास ऑप्शन तो केवल दो ही हैं, Su-57 और F-35H। लेकिन दोस्तों एक और बड़ी बात यहाँ पर सामने आई है, यानी कि भारत ना ही F-35 को सेलेक्ट कर रहा है और ना ही Su-57 को। बातचीत चल रही है, वो बात अलग है और रशिया के साथ बात काफ़ी एडवांस लेवल पर भी पहुंची है, ये खबरें भी आई हैं। लेकिन भारत यहाँ पर एक और स्टेप उठाने की कोशिश कर रहा है। मतलब साफ है कि भारत ने 5th जनरेशन के फाइटर जेट से लड़ने की अपनी स्ट्रैटेजी को बदला है, क्योंकि स्टेल्थ फाइटर जेट काफी महंगे हैं। अब भारत इन्हें खरीदने के बजाय स्टेल्थ फाइटर जेट को पहचानने वाले रडार्स को तैयार कर रहा है, उनमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है एंटी स्टेल्थ VHF रडार। ये रडार डीआरडीओ ने डेवलप किया है और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है, जिसे कि टाटा 6x6 हाई मोबिलिटी व्हीकल पर लगाया गया है। मतलब साफ है कि इसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। यहाँ पर दोस्तों ये जो VHF रडार है वो लंबी वेव्स पर काम करता है। ये जो वेव्स होती हैं वो स्टेल्थ फाइटर जेट के खास डिजाइन और कोटिंग को आसानी से पार कर लेती है, जिससे कि स्टेल्थ फाइटर जेट का पता लगाया जा सकता है। ये रडार 100 नॉटिकल मील यानी कि 185 किलोमीटर से ज्यादा दूरी से इन स्टेल्थ फाइटर जेट्स को ट्रैक कर सकता है। और जैसे कि मैंने कहा कि इन्हें टाटा के ट्रकों पर डिप्लॉय किया गया है, यानी कि जल्दी से इनकी मूवमेंट की जा सकती है, ताकि दुश्मनों को अगर पता चलता है इसके बारे में तो ऐसे में भारत तेजी से इन्हें नई जगहों पर तैनात कर सकता है। दोस्तों J-35A फाइटर जेट जो है वो काफी घातक फाइटर जेट भी है। स्टाइल डिजाइन तो है ही, साथ ही इसमें इंटरनल वेपन भी है और एडवांस एविनिक्स भी है। मतलब साफ है कि अगर पाकिस्तान इसका इस्तेमाल करता है तो उसके एयरफोर्स के पास ये पहली स्टेल्थ क्षमता होगी। यहाँ पर दोस्तों भारत की स्ट्रेटेजी ये है कि स्टेल्थ को स्टेल्थ से नहीं बल्कि साइंस से हराओ। यहाँ पर VHF रडार का जो रोल होगा वो ये होगा कि वो शुरुआती वार्निंग और ट्रैकिंग करने में मदद करेगा इन फाइटर जेट्स की। इवन इसे आईएसआर रडार और IRST सिस्टम के साथ मिलाकर एक मल्टी लेयर सुरक्षा नेटवर्क तैयार किया जा सकता है। और ये जो भारत की स्ट्रैटेजी है वो ये दिखाती है कि भारत सिर्फ स्टेल्थ फाइटर जेट खरीदने के पीछे नहीं भाग रहा, बल्कि स्मार्ट तरीके से अपनी क्षमता को बढ़ा रहा है और स्मार्ट तरीके से जवाब देने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि दोस्तों इस वक्त अगर हमने किसी भी स्टेल्थ फाइटर जेट को खरीदा तो हमारा EMCA प्रोजेक्ट जो है वो काफी प्रभावित हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम Su-57 की तरफ जाते भी हैं तो Su-57 की वजह से अमेरिका भारत पर तरह तरह के सैंक्शंस भी लगा सकता है। इवन वो हमारे तेजस मार्क 2 या तेजस मार्क 1 के लिए इंजनों की डिलीवरी को रोक सकता है। यानी कि स्टेल्थ को स्टेल्थ से नहीं बल्कि साइंस से हराओ, ये स्ट्रैटेजी भारत की है। वहीं दोस्तों भारत के प्राइवेट सेक्टर की कंपनी निब्बे लिमिटेड को इजराइल की एक कंपनी से $17.52 मिलियन यानी कि 145 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिला है। और इस ऑर्डर के तहत निब्बे कंपनी दोस्तों यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर्स को बनाएगी और इनको सप्लाई करेगी, जिनकी रेंज 300 किलोमीटर तक होगी। और भारत में ये पहली बार है जब
इतना एडवांस लॉन्चर तैयार किया जाएगा। ये जो यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर है, ये अपनी कैटेगरी में सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी वाले सिस्टम है, इसीलिए पहली बार विदेशी बाजार के लिए भारत में से बनाया जा रहा है और ग्लोबल मार्केट में जो दूसरे यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर्स हैं उनकी तुलना में ये बेहतर प्रदर्शन करेगा। और ये निब्बे लिमिटेड दोस्तों भारत के डिफेंस सिस्टम के लिए अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी को भी डेवलप करती है। कंपनी डिजाइन, डेवलपमेंट और इंटीग्रेशन का भी काम करती है। मतलब साफ है कि शुरुआत से लेकर फाइनल सिस्टम तक सब कुछ ये खुद करती है। दोस्तों आप सब जानते हैं कि भारतीय वायुसेना के पास अवाक्स एयरक्राफ्ट्स की भारी कमी है। अब इस कमी को पहचानते हुए अमेरिका की कंपनी बोइंग ने भारत को अपने E-7A वेट जीटेल रडार सिस्टम को ऑफर किया है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने साफ तौर पर कह दिया है कि भैया हम अपने स्वदेशी नेत्र मार्क 1A मार्क 2 अवाक्स पर फोकस कर रहे हैं, यानी कि पूरा ध्यान अपने स्वदेशी प्रोजेक्ट पर है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान और चाइना अवाक्स के मामले में हमसे आगे हैं। हालांकि भारत ने उनके कुछ अवाक्स जरूर खत्म किए। बोइंग के E-7A की अगर बात की जाए तो ये बोइंग 737 एयरक्राफ्ट पर बेस्ड रडार सिस्टम है। इसमें 360 डिग्री कवरेज देने वाला मीसा रडार है, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर से अधिक है। बता दें कि इसे ऑस्ट्रेलिया, यूके और दक्षिण कोरिया और इवन तुर्की भी इस्तेमाल करता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ऑफर तो ठीक है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स आखिर इसे मना क्यों कर रही है? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी कमी है, तो हमें तत्काल यानी कि इमरजेंसी में इन्हें खरीदना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक्चुअल में बताऊं इंडियन एयरफोर्स ऐसा क्यों कर रही है, क्यों मना कर रही है। दरअसल दोस्तों ये जो E-7A वेट जीटेल है, इसकी डिलीवरी होने में भी 3 से 4 साल लगेंगे, जो कि हमारे स्वदेशी नेत्र मार्क 1A के टाइमलाइन के बराबर है। कीमत की बात की जाए तो उसकी पर यूनिट कॉस्ट 12 से 16 हज़ार करोड़ तक हो सकती है। और भारतीय वायुसेना एम्ब्रेयर 145 बेस्ड नेत्र मार्क 1 को ऑपरेट कर रही है, जिससे कि लॉजिस्टिक और ट्रेनिंग हमारी आसान होती है। यहाँ पर दोस्तों जो नेत्र मार्क 1A और नेत्र मार्क 2 की बात की जा रही है, तो नेत्र मार्क 1 के बारे में मैं आपको बताऊँ, ये भी एम्ब्रेयर 145 बेस्ड होगा, जिसमें कि गैलियम आर्सेनाइड रडार लगा होगा और रेंज 250 से 300 किलोमीटर होगी। लेकिन मार्क 2 वेरिएंट जो होगा वो और एडवांस होगा, जो कि एयरबस A321 पर बेस्ड होगा और ये ज़्यादा लंबी दूरी की कवरेज प्रदान कर सकता है। बस यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ा फायदा हमें मिल रहा है गैलियम बेस्ड आर्सेनाइड रडार का, जो कि इलेक्ट्रिसिटी की खपत कम करता है और जैमिंग से बेहतर सुरक्षा प्रदान करता है एयरक्राफ्ट की। और इवन इसके जरिए भारत ड्रोन और स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को जल्दी डिटेक्ट कर सकता है। भारतीय वायुसेना का लक्ष्य है कि 2030 तक भारत के पास 15 अवाक्स हों। मतलब साफ है कि भारत अब स्वदेशी और आत्मनिर्भरता वाले ऑप्शन की तरफ आगे बढ़ रहा है। वहीं दोस्तों भारत की आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड यानी कि AVNL अब भारत के लिए नेक्स्ट जनरेशन के लाइट टैंक्स पर काम कर रही है और इन टैंकों का इस्तेमाल खासतौर से हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया में किया जाएगा, जैसे कि लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में। इससे पहले दोस्तों खबरें ये आई थी कि AVNL ने रशियन कंपनी रोसबोरोन एक्सपोर्ट के साथ मिलकर स्प्रूट SD टैंक को तैयार करना था, लेकिन अब AVNL ने बेल्जियम की जॉन कॉकरेल और इजराइल की एल्बिट सिस्टम जैसी जो वेस्टर्न कंपनियां उनके साथ बातचीत शुरू की है। इंडियन आर्मी को करीबन 350 लाइट टैंक्स चाहिए, जिसके लिए 2023 में रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन जारी किया गया था। और इस RFI के अनुसार इन टैंकों की 120 mm की मेन गन होनी चाहिए, C4 ISR सिस्टम होना चाहिए, यानी कि कम्युनिकेशन, इंटेलिजेंस, सर्विलांस आदि। ड्रोन और ATGM से इनकी सुरक्षा होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर वेस्टर्न टैंक को इसीलिए AVNL कंसीडर कर रहा है क्योंकि इनकी कई जबरदस्त विशेषताएं भी हैं, जैसे कि मैंने बताया कि C4 ISR इंटीग्रेशन इनमें होगा, लाइट वेट फायर पावर होगी, बड़ी हुई सर्वाइबिलिटी होगी और ड्रोन रोधी क्षमताएं होंगी। और ये जो फीचर्स हैं वो वेस्टर्न डिजाइन को भारत की ऑपरेशनल आवश्यकताओं के लिए काफ़ी उपयुक्त भी बनाएंगे, खास करके हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया में जहां पर मोबिलिटी, रैपिड डिप्लॉयमेंट और सर्वाइबिलिटी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। लेकिन दोस्तों इस पूरे प्रोजेक्ट में काफ़ी बड़ा टाइम भी लग सकता है। यहाँ पर भारत के पास ऑप्शन तो अभी भी रशियन स्प्रूट SD का है, क्योंकि यहाँ पर रशियन स्प्रूट SD टैंक जो है वो 18 टन का टैंक है, जिसमें कि 125 mm की तोप है, जिन्हें कि पैराट्रूपर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है और ये हाई एल्टीट्यूड में अच्छा प्रदर्शन करते हैं और ये भारत के लिए काफ़ी सस्ता ऑप्शन भी है। लेकिन AVNL चाहता है कि उन्हें और ज़्यादा मॉडुलर और ज़्यादा आधुनिक डिज़ाइन चाहिए। दोस्तों एक और नया एयर डिफेंस सिस्टम भारत ने बनाना शुरू कर दिया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण भी होने वाला है। अब आपको मैं बता दूं कि AK-603M सिस्टम जो कि इंडियन नेवी के पास है, उसे अब एक नया एयर डिफेंस सिस्टम बनाया जा रहा है। दरअसल हाल ही में AK-630M मोबाइल गन सिस्टम के इंटरनल ट्रायल्स सफलतापूर्वक पूरे हो गए हैं। अब इसका नेक्स्ट टेस्टिंग फेज शुरू होगा, जिसमें कि और भी कुछ सुधार किए जा रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों ये जो AK-603M है, जिसे कि रशिया ने तैयार किया हुआ है, और अब इसी AK-630M का मोबाइल गन सिस्टम डेवलप किया जा रहा है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर AK-630M की कई विशेषताएं हैं, जैसे कि 30 mm की 6 बैरल वाली रोटरी गन है। इसका फायर रेट भी काफ़ी ज़बरदस्त है, हर मिनट में 5000 गोलियां ये दाग सकता है। इवन ये ड्रोन, मिसाइल और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों को खत्म कर सकता है। लेकिन अब इसे एक ट्रक पर लगाया जाएगा
मतलब साफ है कि इसे कहीं भी डिप्लॉय भारत कर सकता है। और ये सिस्टम जो बनाया गया है दोस्तों, वो रडार और फायर कंट्रोल सिस्टम के साथ अपने टारगेट को खुद पहचान कर उन्हें निशाना बनाता है। इवन जो मॉक हवाई हमले थे उसमें इसने बेहतर परफॉर्मेंस दी है और एक बार ट्रक पर लग जाने से इसे, जैसे मैंने कहा, कि तेजी से कहीं भी डिप्लॉय किया जा सकता है और ये हमारी मैकेनाइज्ड यूनिट्स के साथ भी ऑपरेट किया जा सकता है और चलते चलते दुश्मनों के ड्रोन और मिसाइल को निशाना बना सकता है। अब इस सिस्टम के दोस्तों और भी कई परीक्षण होंगे, जैसे कि गर्मी, ठंड, धूल आदि में इसकी परफॉर्मेंस चेक की जाएगी और मॉडर्न ड्रोन्स और स्मार्ट हथियारों के खिलाफ इसका टेस्ट किया जाएगा। इसके अलावा इसे जो हमारे ऑलरेडी जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनके साथ एक नेटवर्क में जोड़ने की कोशिश भी की जाएगी। मतलब साफ है कि दोस्तों, भारत ने AK-630M का जो ट्रांसफॉर्मेशन किया है वो बताता है कि भारत विदेशी टेक्नोलॉजी को स्वदेशी रूप में बदलकर खुद के डिफेंस सॉल्यूशंस को तैयार कर रहा है। वहीं दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल 27 से 29 मई 2025 के बीच रशिया के मॉस्को जाने वाले हैं, जहां पे 13th इंटरनेशनल सिक्योरिटी मीटिंग है। अब इस यात्रा के कई मायने लगाए जा रहे हैं। मतलब साफ है कि एक तो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की जो बाकी के स्क्वाड्रन्स हैं उनकी डिलीवरी तेज करने के लिए कहा जाएगा, क्योंकि हाल ही में S-400 ने ऑपरेशन सिंदूर में अपनी ताकत दुनिया को दिखाई है। इवन इसके जरिए भारत ने पाकिस्तान के अवाक्स जो कि साफ 2000 आई है उसे खत्म किया। अभी तक भारत को 3 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मिल चुके हैं। 2 यूनिटों की डिलीवरी 2025 से 2026 के बीच हो सकती है, लेकिन भारत चाहता है कि और तेजी से हो, क्योंकि रशिया तो फंसा हुआ है जंग में। लेकिन यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो सामने आ रही है वो है कि भारत S-500 सिस्टम पर चर्चा कर सकता है। दोस्तों, हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट एंड सिस्टम टेस्टिंग एस्टेब्लिशमेंट, जिसे कि AST कहा जाता है, उसमें एक नया स्टेल्थ ड्रोन देखा गया। ये लाल रंग का है, जो कि काफ़ी अत्याधुनिक डिज़ाइन वाला ड्रोन दिख रहा है। कहा ही जा रहा है कि जो एयरक्राफ्ट एंड सिस्टम टेस्टिंग एस्टेब्लिशमेंट है, जो कि इंडियन एयरफोर्स की यूनिट है जहां नए हथियार और विमानों की टेस्टिंग की जाती है, वो एक नया UCAV तैयार कर रहे हैं, जो कि एक स्टेल्थ ड्रोन हो सकता है। इसका जो लाल रंग है वो ये दिखाता है कि टेस्टिंग के लिए इस कलर को चुना गया है ताकि उड़ान के दौरान इसे आसानी से देखा जा सके। इसके अलावा इसका स्टेल्थ डिज़ाइन आप देख सकते हैं। एंगुलर शेप है इसकी, यानी कि रडार की पकड़ में नहीं आ सकता। इसका लो रडार सिग्नेचर होगा। इसकी सतह भी बिल्कुल फ्लैट है और ऊपर का कोई भाग नहीं है। फ्लाइंग विंग डिज़ाइन इसका देखा जा सकता है, वो भी बिना किसी वर्टिकल टेल के। इसके एग्जॉस्ट पोर्ट भी देखे जा सकते हैं, हो सकता है कि जेट इंजन के लिए होंगे। यानी कि ये जो ड्रोन है वो स्पेशली स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगा, जिसका इस्तेमाल इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकॉनेसेंस के लिए किया जा सकता है, साथ ही साथ स्ट्राइक मिशंस के लिए किया जा सकता है। और इसकी अभी रेंज नहीं पता कि कितनी हो सकती है, लेकिन ये आसानी से बॉर्डर पार कर सकता है। वहीं दोस्तों, भारतीय सेना ने अपने BMP-2 पर कोप केजेस लगाने शुरू कर दिए हैं, यानी कि अब ड्रोन हमलों से इन्हें बेहतर सुरक्षा मिलेगी। ये जो कोप केज है दोस्तों, ये एक मेटल फ्रेम या जाली है जो कि गाड़ी के ऊपर और किनारों पर लगाई गई है। ऐसे में कोई ड्रोन या फिर एक्सप्लोसिव वारहेड आता है, वो गाड़ी से टकराने के बाद भारी फट जाता है। खास करके टॉप अटैक की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, जो कि सबसे कम सुरक्षा वाली जगह होती है। और FPV ड्रोन्स दोस्तों, आप सब जानते हैं कि कितने ज़्यादा हावी हो चुके हैं आज के सिनेरियो में। हालांकि भारत ने अपने BMP-2 को काफ़ी अपग्रेड भी किया है, जिससे कि इनकी रात में लड़ने की क्षमता बढ़ चुकी है। नई फायर कंट्रोल टेक्नोलॉजी जैसे इसमें लगाई गई है, 3rd जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल इसमें लगाई गई है और DRDO और बेल ने मिलकर इसे अपग्रेड करना शुरू किया है। मतलब साफ है कि आप कोप केज जोड़कर हवाई खतरों से भी इसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हालांकि ये एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है, लेकिन आगे जो फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल्स है वो इन BMP-2 की जगह लेंगे। लेकिन जब तक FICV नहीं आते तब तक BMP-2 को हमें सुरक्षित भी रखना है और युद्ध के लिए तैयार भी रखना है। इसके अलावा दोस्तों, एक और जासूसी का मामला सामने आया है गुजरात से, जहां पर गुजरात ATS सादेव सिंह को गिरफ्तार किया है और ये पाकिस्तान को BSF और इंडियन नेवी की जानकारी भेज रहा था और ये एक हनी ट्रैप का शिकार हुआ। बाकायदा इसने भारतीय नौसेना की गोपनीय जानकारी और कुछ तस्वीरें पाकिस्तान भी भेजी हैं। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने जब जांच की तो पता चला कि जिन व्हाट्सएप नंबरों पर इसकी बात हो रही थी वो व्हाट्सएप नंबर पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे थे और अब इस जासूस के खिलाफ BNS की धारा 61 और 148 के तहत मामला दर्ज कर दिया गया है। तो फिलहाल ये थे अभी तक की टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न, जवाब या आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।